नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर खंडवा से, जहां सिंधिया की सभा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सभा स्थल पर ही एक शख्स की मौत हो गई। आसपास के लोगों ने और शख्स की सुध नहीं ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया गया। इसके बाद सिंधिया ने मृतक शख्स को श्रद्धांजलि दी। तो ये पूरा मामला खंडवा का है, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सभा स्थल पर ही ये पूरा मामला सामने आया। हमारे साथ हरेंद्र नाथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। हरेंद्र, क्या वजह शख्स की मौत की निकलकर सामने आई है? जी हरेंद्र, आवाज आ रही है आपको? चलिए हरेंद्र के पास दोबारा चलेंगे। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा में ये वाकया हुआ। एक शख्स की, जो सभा में सिंधिया को सुनने आया था, उसकी मौत हो गई। लोगों ने उसकी सुध नहीं ली, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को पता चला तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मृतक के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। हरेंद्र नाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं खंडवा से और जानकारी के साथ। हरेंद्र, क्या जानकारी है, कैसे इस शख्स की मौत हो गई? प्रशांत, मैं बताना चाहूंगा कि अंग्रेजी की एक बहुत मशहूर कहावत शेक्सपियर ने कही थी, द शो मस्ट गो ऑन। मतलब कुछ भी हो जाए, शो जारी होना चाहिए। आज यहीं मोदी क्षेत्र में जो सभा हो रही थी, यहाँ पर ये वाकया देखने को मिला। दरअसल जिस किसानों की बात की जा रही है, उस किसान की मौत सभा में हो जाती है। इसके बावजूद सभा जारी रहती है। लेकिन जैसे ये बात सिंधिया को पता चलती है, सिंधिया ने दरियादिली दिखाते हुए तत्काल वहां पर मंच पर नेताओं को उन्होंने फटकार लगाते हुए वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। मौन श्रद्धांजलि के बाद जब वो किसान, जीवन सिंह नाम बताया जा रहा है किसान का, जो खंडवा के चांदपा गांव का रहने वाला है, वहां से सुनने आए थे। सिंधिया को बहुत शिद्दत से सुनने आए थे, लेकिन उनकी हसरत उनके साथ ही चली गई और तत्काल जैसे ही उनको वहां से सभा से उनको भिजवाया गया अस्पताल, डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रशांत जी हरेंद्र, ये पता चल पाया किस वजह से, कैसे मौत हुई जिन किसान का जिक्र कर रहे हैं आप हरेंद्र? लेकिन जो बताया जा रहा है कि गर्मी और उमस यहाँ पे सभा में काफी थी, पंखे भी नहीं लगाए गए इस शख्स की। जी अभी उसकी वजह नहीं पता चल पाई, लेकिन किसान कुर्सी पर बैठा हुआ था, बैठ से बैठे उसने दम तोड़ दिया। वजह उसकी गर्मी और उमस बताई जा रही है। गर्मी यहाँ पे काफी, यहाँ पे तापमान है यहाँ पर, और फिलहाल जो हार्ट अटैक की वजह बताई जा रही है, फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है प्रशांत। हालांकि ठीक है, हो सकता है कि हार्ट अटैक हो और अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई। शुक्रिया हरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार चुनाव के दंगल में सीएम भूपेश बघेल नीतीश कुमार पर जमकर बरसे और अब हिसाब लेने का समय है, उन्होंने कहा। और आज बिहार में बदलाव की बयार बह रही है। पीएम मोदी पर भी सीएम भूपेश बघेल ने हमला बोला और गठबंधन की सरकार में सीएम होंगे तेजस्वी, ये दावा भी सीएम भूपेश बघेल ने किया है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिहार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और कांग्रेस के लिए वो प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला और यह भी कहा कि अब हिसाब लेने का समय है। आज बिहार में बदलाव की बयार बह रही है। पीएम मोदी पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमकर हमला बोला और यह भी कहा कि गठबंधन की सरकार में तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। व्यापार के लिए उपयुक्त वातावरण की बात करें, डॉक्टर्स की उपलब्धता की बात करें, प्रवासी मजदूरों की बात करें, नरेगा फंड की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो पूरे हिंदुस्तान में इन सारे पैरामीटर में निचले पायदान में बिहार का स्थान है। कहाँ हमारा गौरवशाली इतिहास और आज इन 15 वर्षों में सारे पैरामीटर में वो निचले पायदान में पहुंच गए हैं। तो आज पूरे बिहार में बदलाव की बयार बह रही है। चुनाव की घोषणा हो चुके हैं, 3 चरण में चुनाव होंगे। नामांकन प्रथम
चरण के नामांकन का दौर अब समाप्त हो चुका है। ऐसे समय में आज कैंपेन सांग आज हम लोग यहाँ शुरुआत की है। आज किसान तो शासन बाबू से पूछ रहे हैं कि जो एपीएमसी कानून 2006 में आपने बनाया और पूरे मंडी को बिहार से समाप्त किया, आज बिहार के किसानों को दाम क्या मिल रहा है? आपने 1850 रुपया एमएसपी धान का किया है, रेट तय किया है, लेकिन यहाँ के किसान कितने में बेच रहे हैं? 1300-1400। तो पटना दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस का नया प्रचार सॉन्ग लॉन्च किया गया है। पटना में सीएम भूपेश बघेल ने ये नया प्रचार सॉन्ग लॉन्च किया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बिहार बदले सरकार, बोले बिहार बदले सरकार, और आज बिहार में बदलाव की बयार बह रही है। छपरा, मोतिहारी से गिरधारी, जयश्री और कुमारी, यहाँ तक कि पूरा बिहार नीतीश कुमार से ये पूछना चाहता है कि सबका बच्चा नाता हुआ उनका तुम पूरे बिहार में फैला छोड़ देता है लेकिन जाके वो 15 साल रही है आप इतनी देनी लगास की चार पीला काला या लाल मिल पाएगी तुम मेरा आदर से हमारी भक्ति मोहब्बत आगे है अंतरात्मा जागी है फिर कौन इसका भाई है घोटाला प्रदेश बनाकर राजनीति चालू है तुम युवा जैसे बैठे हो सब कुछ छोड़ दिए हो वहीं दुर्ग में बीजेपी सांसद विजय बघेल के अनशन पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब हम विपक्ष में थे तो परिजनों के साथ मुझ पर भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। उस दौरान शिकायतकर्ता स्वयं विजय बघेल ही थे। आज रमन सिंह भी वहां जा रहे हैं, जिनका स्वागत करते हैं। प्रशासन ने कोई एक पक्षीय कार्रवाई की, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया उन पर ही एफआईआर की गई। वहीं सीएम ने अमित जोगी के नामांकन रद्द होने पर भी प्रतिक्रिया दी। साथ ही बेरोजगारी दर कम होने पर भी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। सुनिए। उनका स्वागत है। मुझे याद आता है कि जब मैं राजनांदगांव गया था तो रमन सिंह जी मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरे खिलाफ एफआईआर करवाए थे। और सुखद संयोग देखिए, शिकायतकर्ता विजय बघेल जी ही थे। आज रमन सिंह जी जा रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और जहां तक के शासन प्रशासन की बात है तो शासन ने किसी के खिलाफ कोई एक पक्षी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने जिन लोगों ने शासकीय धन का तोड़फोड़ किया, नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज था। कोर्ट में वो लोग जाके अग्रिम जमानत लिए। जिनको नहीं मिल पाया तो उसका निराकरण तो न्यायालय ही होगा ना। कि ये जो धरना है वो शासन प्रशासन के खिलाफ है कि न्यायालय के खिलाफ है? भारतीय जनता पार्टी 2003 के चुनाव में नकली आदिवासी के नाम से चुनाव लड़े थे और उसी के आधार पर सत्ता में आए थे। एक आदमी के जाति को प्रमाणित करने में रमन सिंह जी 15 साल लगा दिए।
शिकायत उनकी थी, सरकार उनकी थी। मुझे याद है 2013 में सितंबर के महीने में जब नवंबर में चुनाव होने वाले थे, हाई कोर्ट में से अपने डिप्टी एजी से बोल के केस वापस मंगा लिए थे। जो हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट है उसको वापस ले लिया था। तो किस प्रकार से इनकी जुगलबंदी रही है वो दिख रहा है। और लगातार आदिवासी समाज ये मांग करता रहा है कि ये आदिवासियों के नाम से बहुत लोग फर्जी सर्टिफिकेट बना ले हैं, अनुसूचित जाति के नाम से बहुत लोग सर्टिफिकेट बना लेते हैं और नौकरी करते हैं, शिकायत होती है, उसके बाद स्टे ले लेते हैं और उसके बाद वर्षों तक के उनका कोई निराकरण नहीं होता। सर बिहार जा रहे हैं। ये लगातार ये मांग होती रही है और अब जब फैसला आया तो भारतीय जनता पार्टी तो इसको स्वागत करना चाहिए। जो 15 साल में वो लोग नहीं कर पाए वो ये 18 महीने हो गया। ये बहुत अच्छी खबर है कि जो लगातार हम लोगों ने काम किया है उसके कारण से ये रिपोर्ट जो आया है और हम लोगों को और इसमें काम करना है, उसमें और सुधार आया है, ये हमारी कोशिश है। इधर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर रमन सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भूपेश बघेल को उनकी गंगा जल और गीता की कसम खाकर शराबबंदी का वादा याद दिलाया। साथ ही कहा कि महिला जनपद अध्यक्ष पर शराब लूटने का आरोप लगाया गया है, मामला दर्ज किया गया है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। जनप्रतिनिधियों पर झूठे मामले दर्ज किए गए और अनशन कर रहे सांसद से बात तक नहीं की जा रही। शराब लॉबी के लिए सरकार इतना नीचे उतर आई है। वहीं राजभवन से तकरार मामले में भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। बघेल को याद दिलाने के लिए जा रहे हैं कि तुमने गंगा जल लेके हाथ में कसम खाया था। यदि गंगा जल हाथ में लेकर गीता की कसम खाकर शराबबंदी की बात कही थी, आज पूरे पाटन और पूरे छत्तीसगढ़ में शराब की गंगा बह रही है, उसका विरोध कर रहा था विजय। सरकार की नीति और सरकार की घोषणा पत्र को याद दिलाने गया था, आज वो अपराधी हो गया, उसके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं। जनपद सदस्य महिला के खिलाफ शराब लूटने का यानी शर्म नहीं आती कि जिस प्रकार के आरोप लगा के जनपद के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्यों के ऊपर झूठे मामले। क्या शराब गुंडे, शराब लॉबी और शराब के लिए सरकार यहाँ तक नीचे उतर आएगी कि सांसद और इन लोगों से बात करना भी मुनासिब ना समझे? राज्यपाल का राजनीतिकरण नहीं, राज्यपाल के मर्यादाओं का, गवर्नर हाउस का, गवर्नर का एक मर्यादा होता है और ये सरकार बार बार उसके उल्लंघन कर रही है। प्रोटोकॉल भी भूल गई। सरकार को ये याद रहना चाहिए कि सत्ता हमेशा स्थायी नहीं होती, हमारी जो परंपरा रहता है, प्रोटोकॉल होता है, वो स्थायी रहता है। उधर कांकेर से बड़ी खबर है। नगर पंचायत पखांजूर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कांजी हाउस में मवेशियों की मौत का मामला, भूख से 2 मवेशियों की मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर है कांकेर से, जहां नगर पंचायत पखांजूर में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। कांजी हाउस में 2 मवेशियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि भूख के चलते, उन्हें चारा पानी ना मिलने के चलते 2 मवेशियों ने दम तोड़ दिया। ये नगर पंचायत पखांजूर का मामला है। कांजी हाउस में मवेशी बंद थे लेकिन उन्हें खाना पानी नहीं मिला और इसी का नतीजा रहा कि 2 मवेशियों ने दम तोड़ दिया है। ये बड़ी लापरवाही नगर पंचायत पखांजूर की। और कांकेर से बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। कांजी हाउस से मवेशी गायब हो गए। मवेशियों की मौत की खबर दिखाई थी न्यूज 18 ने और कांजी हाउस से अब 18 मवेशी गायब हो गए हैं। दरअसल 2 मवेशियों की यहां पर मौत हुई थी और यह खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई। इसके बाद अब न्यूज 18 की खबर का असर भी हुआ है। जीवानंद हमारे साथ जुड़ गए। जीवानंद, कहां चले गए 18 मवेशी? जी प्रशांत, आपको बता दूं, ये जो मामला है पखांजूर नगर पंचायत की है, बहुत शर्मसार घटना कहा जा सकता है, क्योंकि कांजी हाउस में नगर पंचायत पखांजूर के द्वारा रखा है करीबन 20 से अधिक जो पशु है, उसमें से 2 मर गए थे और जिसके मौत हो जाने के बाद आज सुबह ही जब न्यूज 18 की खबर इसे प्रसारित किया गया है, तत्काल आनंद फानन में
वो जो गांजे हाउस है वहां से करीबन 18 से अधिक जो पशु है उसको गायब कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है प्रशांत है कि जब से मौत की घटना जब सामने आई है, लेकिन अब तक के उस नगर पंचायत के कोई जिम्मेदार अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि का कोई ऐसे बयान सामने नहीं आया है कि आखिर इस मौत कैसे हुई है। लेकिन वहां का जो प्रतिपक्ष नेता है वो इसमें मोर्चा संभाली, उनका बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ये जो नगर पंचायत है ये ऐसी जो कोचिया है उनके साथ मिली भगत है। तो कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगा रहे हैं जो मवेशी रखा गया है तो मवेशी कहीं जो वहाँ जो कोची है उनके पास तो नहीं छोड़ दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब 18-20 जब वहाँ पर पशु थी उसमें 2 मौत हो गई, और जो 18 पशु आखिर गया कहाँ है, कहाँ पे छोड़ दिया गया, किसके अमरा पे है, ये सबसे बड़ी सवाल है। जी प्रशांत। बिल्कुल शुक्रिया आपका। तो न्यूज़ 18 की खबर का असर भी हुआ। न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया था कि 2 मवेशियों की खाना और पानी ना मिलने के चलते मौत हो गई। अब 18 मवेशी वहां से कहीं और शिफ्ट कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है सुकमा से। नक्सलियों के मंसूबे पर एक बार फिर पानी फिरा है। जवानों को 2 आईईडी बम मिले हैं। 4 और 5 किलो के ये आईईडी बम हैं जिन्हें बरामद किया गया है। सीआरपीएफ 231 के जवानों ने ये आईईडी बम बरामद किए हैं, तो बड़ी सफलता और जवानों के लिए। दरअसल नक्सलियों के मंसूबे एक बार फिर फेल हो गए। और सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सतीश, 2 बम 4 और 5 किलो के ये आईडी बरामद किए गए हैं। स्वाभाविक है कि ये काफी विस्फोटक हो सकते थे, नुकसानदायक हो सकते थे। जी, अक्सर जो है सुकमा के जंगलों में माओवादी जो है आईडी लगा देते हैं, जिसके चपेट में जो है सुरक्षा बल के जवान जब सर्चिंग पे जाते हैं, जब गश्त पे जाते हैं तो उसकी चपेट में आ जाते हैं, जिससे जो है जवानों का नुकसान होता है। ये आईडी भी जो है जिले के कोंडा सावली इलाका है जो काफी नक्सल प्रभावित इलाका है, जहाँ पर माओवादी जो है सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जो है आईडी लगा रखी थी। लेकिन जवानों की सूझबूझ के चलते जो है 2 आईडी वहाँ पर बरामद कर दी गई है। सीआरपीएफ 231 ने 2 आईडी बरामद कर दी, जिसका वजन एक का 4 किलो बताया जा रहा है, एक का 5 किलो बताया जा रहा है। बीडीएस की टीम मौके पर बुला दी गई है जो मौके पर ही बम को डिफ्यूज कर देगी। जी प्रशांत। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ये आपको बता दें कि 2 आईडी बम 4 और 5 किलो के ये आईडी बम जो जवानों ने बरामद किए, और दरअसल नक्सलियों ने इन्हें प्लांट किया हुआ था निशाना बनाते हुए सुरक्षा बलों को, लेकिन समय रहते इन आईडी का पता लगा लिया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक बाद आगे बढ़ते हैं। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ राजनीति में खास बातचीत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि एनडीए 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। पहले आपने हमसे कहा था, जो कि एक बहुत बड़ी खबर भी बनी थी, आपने उस वक्त ऐलान किया था कि आप बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, और उस वक्त कुछ लोगों ने इस पे कमेंट भी किया, कहा कि ऐसा नहीं है, हो सकता है बीजेपी अकेले जाए, पर आपने उसी 1 साल पहले इसका ऐलान कर दिया था। तो 2015 और आज इसको आप कैसे देखते हैं? उस वक्त आप नीतीश जी के खिलाफ थे, आज आप नीतीश के साथ हैं, तो इस चुनाव में आपका आंकलन क्या है? और आपका प्रेडिक्शन बहुत वो माना जाता है, क्या नंबर लगाएंगे आप कि कितनी सीट जीतेगी? देखिए, हमने जब से नीतीश कुमार जी के साथ हमारी सरकार बनी तब से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था कि बिहार का जो 2020 का चुनाव है वो हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और ये सार्वजनिक रूप से, पहले मैं पार्टी अध्यक्ष था तब मैं, और अब नड्डा जी ने भी कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूं कि चुनाव बिहार में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य प्रमुख नेता हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। तो जो कुछ भी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहा है, मैं आज इस पर बड़ा फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री हों। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट ज्यादा आएंगी तब भी? देखिए, अगर मगर का सवाल ही नहीं है। एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये आपका प्रेडिक्शन है? जी। इसमें अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आएंगी तो भी मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे? देखिए राहुल जी, कुछ कमिटमेंट इस प्रकार के होते हैं जो सार्वजनिक तौर पर किए जाते हैं और उसकी पालना होती है।
वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में लड़ेगी। बिहार में नीतीश ने अच्छा काम किया है। इसने बेहतर काम किया। बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर किया। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ गरीब कल्याण की उनकी जो सोच है वो बहुत ही बेहतर तरीके से उसको बिहार में उसको क्रियान्वयन किया। साथ ही नीतीश कुमार के सीएम कैंडिडेट होने को लेकर अमित शाह के दिए बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी में ही ऐसी राजनीति हो सकती है, वहीं दो मुही बात की जा सकती है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम कैंडिडेट रहेंगे, वहीं पे चिराग पासवान कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट बनाए तो मैं अलायंस छड़ जाऊंगा। देखिए, वो तो वैसे भी उनको कटवा पार्टी बोल चुके हैं और ये साथ में भी हैं और साथ में नहीं भी हैं। तो ये जो राजनीति है ये तो भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रकार की राजनीति करती है और बिहार की जनता बहुत जागरूक है। देश के राजनीतिक दिशा और दशा तय करने वाले राज्यों में से एक हैं। तो निश्चित रूप से ये जो दो मुहिम जो बात हो रही है इसको बिहार की जनता जवाब देगी जो आने वाले चुनाव है। और अब बात नवरात्रों की। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आज नवदुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा हो रही है। मंदिरों में भी लोग माता की आराधना में जुटे हुए हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्त पहुंचने लगे। हालांकि चूंकि कोरोना संक्रमण काल है इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखा जा रहा है, लोगों के जरिए भी और मंदिर प्रबंधन के जरिए भी। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। राजधानी रायपुर के तमाम जो देवी मंदिर हैं वहां पर भक्त भगवान के माता के दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं। हालांकि तमाम मंदिरों में इस बात को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही अगर हम बात करें तो मास्क जरूर लगाए रखें। और जो फूल सामग्री है आप देख सकते हैं राजधानी रायपुर के आकाशवाणी चौक में स्थित महाकाली का ये मंदिर है और यहाँ पर अलग से टब की व्यवस्था की गई है जिसमें जो भक्त श्रद्धालु हैं वो अपने जो अर्पण करना है जो भी वो डाला जाता है उसे सैनिटाइज करके फिर जो है वो देवी को अर्पित किया जाता है। फूल आप देख सकते हैं, फूलों को अलग से रखा जा रहा है और इसके साथ अगर बात करें तो श्रद्धालुओं को दूर से ही माता के दर्शन करने की अनुमति है। और आप देख सकते हैं कि हालांकि शहर के तमाम जो मंदिर है उसमें जो है वो इस तरीके से भीड़ उमड़ रही है। और आप जो पुजारी जी है उनसे बात करते हैं। ये अभी जो समय चल रहा है इस समय को देखते हुए कि भक्तों का आगे बढ़ते हैं। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेजन के साथ, जो दिन में 3 दफे हॉट डील का ऐलान करता है। On Amazon Great Indian Festival Sale live now. Shop now on Amazon Great Indian Festival Sale live now. और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।